नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 7 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 7 का जो पहला क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, तो गेस्टाल्ट का यहाँ पे जो अर्थ है वो है पूर्ण। गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है वो वोल होता है, पूर्ण होता है। कभी कभार पूर्ण ना देकर यहाँ पे समग्र रूप भी दिया जा सकता है। तो गेस्टाल्ट का अर्थ या पूर्ण होगा या समग्र रूप होगा, तो दोनों ही इसके आंसर जो है वो सही हो जाएंगे। और क्या क्या क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अगर बात की जाए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की, तो इसकी जो स्थापना है वो मैक्स वर्दामिर के द्वारा की गई थी। कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1912 के आसपास जो है मैक्स वर्दाइमर ने जो है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बारे में बताया। मैक्स वर्दाइमर जो है वो जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन परीक्षा में ये भी आ सकता है कि इनके अलावा मैक्स वर्दाइमर ने तो इसकी स्थापना कर दी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की, लेकिन कोपका और कोहलर ने भी जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान था इसमें अपनी बहुत अधिक भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं कि निम्न में से किस ग्रीक दार्शनिक ने कहा कि ज्ञान अधिगम और अनुभव के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। मतलब कि ऐसे कौन से ग्रीक दार्शनिक थे, ग्रीक फिलोसफियर थे, जिनके द्वारा ये कहा गया था कि जो नॉलेज है उसको लर्निंग और एक्सपीरियंस से भी हासिल किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। तो इनका नाम था अरस्तु। अरस्तु के द्वारा ये कहा गया था, ये ग्रीक दार्शनिक थे अरस्तु, और इनके द्वारा ये कहा गया था कि जो ज्ञान है इसको अधिगम और अनुभव के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ से और क्या अरस्तु के बारे में बन सकते हैं। अरस्तु के अनुसार जो है वो मनोविज्ञान का संबंध आत्मा से भी माना जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा, किस दार्शनिक के द्वारा ये कहा गया था कि मनोविज्ञान का संबंध आत्मा से है। तो मनोविज्ञान का संबंध जो आत्मा से माना है वो अरस्तु के द्वारा ही माना गया है। एक अनुकरण का जो सिद्धांत दिया था, अनुकरण का सिद्धांत भी जो है अरस्तु के द्वारा दिया गया था। प्लेटो ने इसके लिए इनका साथ दिया था। अरस्तु जो है वो ग्रीस देश से जो है संबंधित, और अरस्तु के जो गुरु का नाम था वो था प्लूटो। तो याद रखना है अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने। क्वेश्चन बोल रहा है कि बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। अगर बात की जाए बुद्धि लब्धि या आईक्यू की, तो आईक्यू की जो अवधारणा है ये विलियम स्टर्न के द्वारा दी गई थी। अगर मैं यहाँ पे डिटेल से बात करूँ तो आईक्यू के बारे में 1912 में सबसे पहले ये बुद्धि लब्धि शब्द का जो प्रयोग है वो विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया था। विलियम स्टर्न की अगर बात की जाए तो ये भी एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है। सबसे पहले बुद्धि का जो मापन है, बुद्धि का जो पहला परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया था। तो आधुनिक काल में जो बुद्धि का पहला परीक्षण जो 1904 में किया गया था, तो ये अल्फ्रेड बिने के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्धि का सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा, तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। और सर्वप्रथम बुद्धि को मापने का जो प्रयास किया था वो कहीं ना कहीं फ्रांसिस गॉल्टन को भी जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बुद्धि परीक्षण जो सर्वप्रथम जो किया गया था तो अल्फ्रेड बिने ने ही 1904 में किया था। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, सीधा क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में कि बुद्धि का जो यूनिफैक्टर जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो बुद्धि की जो यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो दी गई थी अल्फ्रेड बिने के द्वारा दी गई थी, जिसको हम बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कहते हैं। उसी प्रकार बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जिसको टू फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। तो बुद्धि की जो द्विकारक जो सिद्धांत है, बुद्धि का जो दो कारक सिद्धांत दिया गया था, ये चार्ल्स स्पियर्समैन ने दिया था। कब दिया था भैया, 1923 में दिया था। अब देखो, स्पियर्समैन ने जो बुद्धि को दो कारकों में बांटा था, एक तो थे इसके सामान्य कारक जिसको हम जी से डोनेट करते हैं, और दूसरे जो यहाँ पे कारक किसने बताए थे, वो बताए थे विशिष्ट कारक जिनको हम एस से डोनेट करते हैं। तो स्पियर्समैन ने ही बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, टू फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसमें इसने सामान्य कारक और विशिष्ट कारक में सामान्य कारक को डिनोट किया था जी से और विशिष्ट कारक को डिनोट किया था एस से। तो ये भी दोनों कारक आपको याद रखने हैं। उसी प्रकार अगर मैं बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत की बात करता हूँ, ग्रुप फैक्टर थ्योरी की बात करता हूँ, तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में 1937 में लुईस थर्स्टन के द्वारा इसके बारे में बात की गई। तो लुईस थर्स्टन के द्वारा बात की गई थी बुद्धि के समूह कारक ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में। उसी प्रकार क्वेश्चन आया था बुद्धि का बहु कारक सिद्धांत, बुद्धि का मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी जो बुद्धि की दी थी वो किसके द्वारा दी, तो इंटेलिजेंस की जो हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी थी वो विलियम थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि आईक्यू का फॉर्मूला सीधा सीधा पूछा जा रहा है। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो है मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि IQ बराबर मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो बुद्धि से मैंने आपको बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बताया, द्विकारक सिद्धांत बताया,
बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत बताया जो थ्रस्टन ने दिया था, और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो हमारे स्पियर्समैन साहब ने दिया है। तो हर एक सिद्धांत आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि मैं जानता हूं कि जल का रासायनिक सूत्र H2O वो होता है, किस स्मृति का उदाहरण है? कि एक व्यक्ति होगा और वो पहले से जानता है कि H2O जो है वो जल का रासायनिक सूत्र है, वो उसको पहले से पता है। तो ये किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण हो सकता है? तो ये एक दीर्घकालिक स्मृति। कौन सी स्मृति? दीर्घकालिक स्मृति। और दीर्घकालिक जिसको हम सेमेंटिक मेमोरी बोलेंगे। सेमेंटिक मेमोरी में क्या होता है कि इसमें जो हम लॉन्ग टर्म तक जो है वो चीज़ों को जो है वो क्या याद रख सकते हैं। जैसे व्यक्ति ने बोला कि भैया मुझे पता है कि जल का जो सूत्र है वो H2O होता है, तो ये पता जो है वो चल जाता है, ऐसे मेमोरी में होता है। तो याद रखना, इसको अर्थगत स्मृति भी कहते हैं, दीर्घकालिक स्मृति भी कहते हैं, और सेमेंटिक मेमोरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से बात कर रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बालक को अंत क्रिया के लिए उपकरण का प्रयोग करता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बालक किस अंत क्रिया के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेगा? जो अगर अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच टू इज यूज्ड चिल्ड्रन ड्यूरिंग इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन के लिए जो बालक है वो एक लैंग्वेज का, भाषा का प्रयोग करेगा। आपको याद रखना है अंतकरण का जो अर्थ होता है बातचीत करते हैं। तो किसके द्वारा जो एक बालक है वो समाज में बातचीत करेगा? तो भाषा के द्वारा जो है वो क्या करेगा? बात कर। अगर मैं वाइगोत्स्की की बात करता हूं तो वाइगोत्स्की जो है एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, और इनके द्वारा जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया था, जिसको हम सोशल कल्चरल थ्योरी भी बोलते हैं। तो सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में वाइगोत्स्की के बारे में वाइगोत्स्की के द्वारा बताया गया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। तो यहां से आपको वाइगोत्स्की के बारे में भी आपको एक एक बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यहां से। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वो इन्वेंटेड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अगर इंट्रोस्पेक्शन मेथड की बात की जाए, अंतर्दर्शन विधि की बात की जाए, तो ये विधि जो है वो किसके द्वारा इसके बारे में बताया गया था? तो अंतर्दर्शन विधि के बारे में जो है वो विलियम वुंड के द्वारा कहीं ना कहीं बताया गया था। अंतर्दर्शन का मतलब होता है कि अपने अंतर मन को देखना, अपने अंदर झांकना, अपनों को देखना। तो ये जो है इसके बारे में, इस विधि के बारे में, जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है, ये अंतर्दर्शन विधि जो है ये विलियम वुंड के द्वारा दी गई। इस विधि को जो है वो आत्म निरीक्षण विधि या आत्म चेतन विधि भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखें कि आत्म निरीक्षण विधि या आत्म चेतन विधि ये भी किसे कहा जाता है? तो ये भी अंतर्दर्शन विधि को ही कहा जाता है। अगर विलियम वुंड की बात की जाए तो विलियम वुंड को जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान का पिता भी विलियम वुंड को कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग में, जर्मनी देश के लिप्जिंग शहर में 1879 में जो है वो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो है वो जर्मनी के लिप्जिंग में खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1879 में खोली गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ना कुछ लेके आपके बीच आए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नोन एज। अगर बात की जाए मानसिक क्षमताओं की, तो मानसिक क्षमताओं के विकास जो है वो कैसे हो सकता है? तो इस संज्ञानात्मक विकास से हो सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हो सकता है। अगर बात की जाए इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में बनता है। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये 1936 में जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास तो है ये 1936 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बात को आप याद रखें। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ संज्ञानात्मक विकास की, तो इन्होंने इसको 4 स्टेजेस में, 4 अवस्थाओं में बांटा था। पहले जो इसकी अवस्था थी वो थी सेंसरी मोटर, संवेदीय पेशीय, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच में आती है। तो संवेदीय पेशी अवस्था जो पियाजे की थी, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थी, वो 0 से 2 साल आती है। उसी प्रकार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। उसके बाद आई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आई थी 7 से 12, और आपकी फिर लास्ट थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 + 19 इसको आप बोल सकते हैं, जब तक आपकी प्रौढ़ अवस्था नहीं आ जाती। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 12 से स्टार्ट हो जाती है।
तो ये थी प्याजे की 4 अवस्थाएं जो मैंने आपको बताई: संवेदीय पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। बहुत बार इसकी एजेस पूछी जाती है, तो ये एजेस आपको याद रखनी है। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। ज़्यादा यहाँ से बात हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हर एक चीज़ से आप जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बालक का किस वर्ष की आयु में मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। तो कितनी एज बालक की होती है जब तक जो उसका मस्तिष्क है, उसका जो ब्रेन है, वो पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है? तो बालक की एज जो है वो 5 साल तक, लगभग 5 साल तक उसका ब्रेन जो है वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे 5 साल तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन में उसके आसपास हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष। और अगर 5 वर्ष होगा तो आप 5 वर्ष लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड के अनुसार ईड का आधार किसे मानेंगे? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फ्रॉइड, ईड इज बेस्ड ऑन। देखिए, फ्रॉइड ने जो है वो मन को 3 भागों में बांटा था: ईड, ईगो और सुपर ईगो। इदम, अहम और परा अहम, 3 भागों में जो है वो मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड के द्वारा जो है सिगमंड फ्रॉइड के नाम से जिनको हम जानते हैं, इन्होंने मनोविज्ञान को 3 भागों में बांटा था। इस बात को आपने याद रखना है। तो इनके अनुसार जो ईड है, ईड का जो अर्थ है वो क्या है? तो ईड का जो अर्थ इन्होंने बोला है वो बोला है सुख, प्लीजर। ईड को जो इन्होंने क्या माना है, तो ईड को इन्होंने प्लीजर माना है। इस बात को आपने याद रखना है। 1923 में इनके द्वारा मनोविज्ञान में मन को जो है वो 3 भागों में जो है बांटा जाता है। इनके द्वारा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, साइको एनालिसिस थ्योरी, जिसको हम कहते हैं मनोविश्लेषण का सिद्धांत। तो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है वो भी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ही दिया गया था। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आत्म केंद्रित स्वभाव के व्यक्ति डैश व्यक्तित्व के होते हैं। जो सेल्फ सेंटर्ड नेचर के पर्सन होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? जो अपने में ही रहते हैं, जो कि मतलब औरों के साथ जो उनकी ज़्यादा रुचि नहीं होती है, तो वो होते हैं इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। देखिए, अंतर्मुखी वो होता है जो कम बात करते हैं और शांत वातावरण में रहना वो पसंद करते हैं। मतलब कि उनको ज़्यादा लोगों के साथ उनको बात करना पसंद नहीं होता, मतलब वो अपने में रहते हैं, तो इनको हम इंट्रोवर्ट। अब क्वेश्चन आएगा कि वैसे व्यक्ति का नाम बताइए जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, लोगों के साथ मिलनसार है, घुलता मिलता है जल्दी से, तो इनको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। अब जो घुलता मिलता भी है, कम बात भी करता है, वो जो एक्सट्रोवर्ट भी होता है, और एम्बीवर्ट, मतलब कि वो एक्सट्रोवर्ट भी होता है, इंट्रोवर्ट भी होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे एम्बीवर्ट। तो देखो, एक्सट्रोवर्ट जो बहुत बातें करता है, इंट्रोवर्ट जो बिल्कुल शांत रहता है, एम्बीवर्ट के बारे में हमने देखा जो दोनों होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विकास एक प्रक्रिया है। तो ये क्वेश्चन तो ना आपका पीछा कभी छोड़ने वाला नहीं है। अगर विकास की बात की जाए तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इस बात को आप याद रखें। और ये जीवन भर चलती है, कंटिन्यू चलती है, जीवन भर चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। और जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति में चलती। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे स्क्रैप कर दिया गया था, तो अगले क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ते हैं। लघुकालीन स्मृति में कितने सेकंड की सूचनाएं रह सकती है? फॉर हाउ मैनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इन्फॉर्मेशन। जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कितने समय तक रख सकती है? तो देखिए भैया, 30 सेकंड तक। हद से हद जो हमारी लघुकालीन स्मृति होती है, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसमें जो हमारा जो याद जो हम रख सकते हैं वो सिर्फ 30 सेकंड से कम का रख सकते हैं। इससे अधिक हम इसमें यहाँ पे जो इससे अधिक हमारे पास क्षमता नहीं होती। अगर बात करता हूँ मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की, अभी मैंने शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात, अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म मेमोरी की, तो लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है वो काफ़ी समय तक रहती है, और इसमें हम 30 सेकंड से अधिक का जो है वो याद रख सकते हैं, और काफ़ी समय तक इसकी जो क्षमता है वो असीमित होती है, जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था आती है। कि एरिक्सन का जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था आती है वो 0 से 18 मंथ तक मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है 18 मंथ तो नहीं दिया है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 0 से 1 वर्ष। तो ये भी राइट आंसर है। तो 0 से 1 वर्ष जो है वो एरिक्सन के द्वारा जो विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था बताई गई थी एरिक्सन के द्वारा, ये 1 वर्ष तक, 0 से 1 वर्ष या 18 महीने भी लगभग दिया जा सकता है। एरिक्सन के द्वारा जो है एक सिद्धांत दिया गया था जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, जिसका नाम है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया। अब क्वेश्चन परीक्षा में ये भी आया था कि जो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है उसको एरिक्सन ने कितने भागों में बांटा, तो इसको एरिक्सन ने 8 भागों में बांटा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें कि यहाँ पे जो है फाइनल आंसर की के तहत जो है वो गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन जो है ढूंढ के ही पढ़ाता हूँ, मैं बुक्सों को ढूंढता हूँ और उसके बाद आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पढ़ाता हूँ। तो आपने भी इन सभी आंसर को देख लेना है, लेकिन आंसर सारे के सारे मैंने बुक से लिए हैं, गूगल को सर्च करके लिए है। तो हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन इसमें अगर गलत भी हुआ हो, तो ऐसा तो मैंने कोई रखा नहीं है कि गलत आ जाए, लेकिन अपने ओर से पूरी कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, फिर मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा। विगत अनुभवों की पुनः जागृति है, रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। देखिए जो विगत अनुभव होते हैं उसकी जो पुनः आवृत्ति होती है उसको बोलते हैं रिकॉल। क्या बोलेंगे? रिकॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रत्यास्मरण। तो इस बात को आपने याद रखना है कि विगत अनुभवों की पुनः जागृति। ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, यहाँ से हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत। देखो मैस्लो के द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा? मोटिवेशनल। मैस्लो की जो थ्योरी थी वो थी अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता क्रम में सबसे बाद में आते। देखिए मैस्लो के द्वारा आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया था। तो आवश्यकताओं का जो हेरेरिकी ऑफ नीड्स जो दी गई थी मैस्लो की, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पे पूछा था सबसे बाद में कौन सा आता है, तो सबसे पहले कौन सा आता है। अगर सबसे बाद पूछा गया तो सबसे पहले भी स्टूडेंट्स पूछा जाएगा। आपको एक एक बात पता होना चाहिए। आवश्यकताओं के सिद्धांत, ज़रूरतों के सिद्धांत किसने बताया था? तो सबसे पहले मैस्लो ने बताया था साइकोलॉजिकल नीड। तो साइकोलॉजिकल नीड जो है वो इसकी सबसे नीचे थी। उसके बाद थी इसकी कौन सी? सेफ्टी नीड। उसके बाद इसकी सेफ्टी नीड थी। फिर इसकी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स थी। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स थी। फिर इसकी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स थी। उसके बाद थी इसकी एस्टीम नीड्स, और सबसे ऊपर जो इसकी आती है वो आती है नीड ऑफ सेल्फ एक्वलाइजेशन। तो नीड ऑफ सेल्फ एक्वलाइजेशन, आत्म सिद्धि की आवश्यकता, इसकी सबसे बाद में आती है। सबसे पहले इसकी आती है साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद आई इसकी सेफ्टी नीड्स, फिर आई इसकी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, फिर आई इसकी चौथे नंबर पे आती है एस्टीम नीड्स, और फिर पांचवें में आई इसकी सेल्फ एक्वलाइजेशन नीड्स। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो सबसे ऊपर जो आता है वो आता है आत्म सिद्धि की आवश्यकता, और सबसे नीचे जो आ रहा है, सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है शारीरिक आवश्यकता। तो आपको कोई सी भी पूछी जा सकती है, आपको मिलाने को भी आ सकती है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये है। नंबर 2 की अगर बात की जाए तो सेफ्टी नीड्स है। नंबर 3 में जो है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स है। नंबर 4 में एस्टीम नीड्स है, और नंबर 5 में जो है नीड्स ऑफ सेल्फ एक्वलाइज। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर। देखिए हु मेड द, तो बोला है कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा दी गई। तो 16 पीएफ की जो ये टेस्ट दिया गया था, प्रश्नावली जो दी गई थी, ये कैटल के द्वारा, किसके द्वारा दी गई थी? कैटल के द्वारा। कैटल ने जो है 1949 में 16 पीएफ पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। और जो है यहाँ ऑप्शन में वॉटसन का नाम भी दिया है, तो वॉटसन से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनते हैं। वॉटसन के द्वारा बिहेवियरिज्म के फादर, व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया गया था। तो थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म जो दी गई थी वो वॉटसन के द्वारा दी गई थी। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की है। ये क्वेश्चन बहुत बार मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा चुका हूँ कि समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की जो तुलना की है वो भैया किसके द्वारा? तो सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड ने जो है क्या कहा था कि जो समुद्र में जो तैर रहे हिमखंड है उसने उसकी तुलना जो है वो मन से की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए, मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज रिटन बाय। तो चार्ल्स डार्विन नहीं होंगे, सिगमंड फ्रॉइड भी नहीं होंगे, और एरिक्सन भी नहीं होंगे, ये होंगे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स के द्वारा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक। क्वेश्चन ये भी आता है कि मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी है? तो मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक है ये जो लिखी गई थी ये विलियम जेम्स के द्वारा मित्रों लिखी गई थी। और ये बुक जो प्रकाशित की थी विलियम जेम्स ने, मनोविज्ञान की जो पहली पुस्तक ये प्रकाशित करते हैं वो 1890 में, और यह मनोविज्ञान की पहली किताब भी है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये जो है विलियम जेम्स के द्वारा रचित की गई थी। विलियम जेम्स को इतना ही नहीं, इनको और किस मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान से सुने कि अमेरिकी मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अमेरिकी मनोविज्ञान का पिता जो है वो विलियम जेम्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बात कर रहा है कि निम्न में से किसे थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करता है? तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि की यहाँ पे बात हो रही है। तो थायराइड ग्रंथि को जो यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है वो कर रहा है उपाच्य। क्या कर रहा है? उपाच्य। मेटाबॉलिज्म जो है वो थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है।
अब क्वेश्चन एक बार साइकोलॉजी में ये भी आया है कि पीयूष ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसको पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ग्लैंड से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। अगर क्रिएटिविटी की यहाँ से बात की जाए तो ये जो है वो गिलफोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन। और अगर मैं गिलफोर्ड की बात करता हूँ तो यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। और गिलफोर्ड की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल, तो बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। इस बात को भी आप याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रयोग मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने खोली थी। इसी सीरीज में मैं आपको बोल चुका हूँ 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में। तो भैया प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है, एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी है, इसके जो फादर है वो भी कौन है? विलियम वुंट है। और अगर बात शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर बताइए, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो फादर है इनका नाम है थॉर्नडाइक। कौन है साहब? थॉर्नडाइक साहब जो है वो कौन है? एजुकेशनल साइकोलॉजी के मनोवैज्ञानिक। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का संबंध जो है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अगर संबंध की बात की जाए तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो संबंध है वो स्किनर के द्वारा इसके बारे बीएफ स्किनर के द्वारा इसके बारे में बताया गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को के नाम से इसको अंग्रेजी भाषा में जाना जाता है। और याद रखना, इसको पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहीं ना कहीं कहा जाता है। और सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है। तो इस बात को भी याद रखें। थॉर्नडाइक के बारे में हमने देख लिया है कि इनके द्वारा जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का इनको जनक कहा जाता था। तो आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही है, अब साइकोलॉजी मैंने बोला था कि जब पेपर के लिए लास्ट के 30 दिन रह जाएंगे तो मैं साइकोलॉजी को भी शुरू कर दूंगा, क्योंकि इसकी भी एक स्ट्रेटजी होती है। साइकोलॉजी की मैं 15 से 20 वीडियो आपके बीच बनाऊंगा और जीके की जो मेरी वीडियो रहेगी वो 50 से 60 के बीच में रहेगी, क्योंकि जीके का बहुत अधिक विटेज पेपर में रहता है। लेकिन अगर कोई दूसरे पेपर वाले हैं, नॉन मेडिकल है, और अगर आप मेरे बैच से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ आपको मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, आप इससे जुड़ सकते हो। 7876145409 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप लगाना चाहते हैं अभी क्रैश कोर्स वाली कोचिंग, तो आप 30 दिन में हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे पास हैंड रिटन नोट्स है, हर एक चीज़ हमारे पास तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक, अपने बीएड ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, हर हर महादेव।